नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस YouTube चैनल पे और सभी सोशल मीडिया चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, अब हम बात कर रहे हैं इतिहास की तरफ। आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को करा चुके थे, आप सभी को पता है। लेकिन हम इतिहास में आगे और भी जाना चाहते हैं एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में जितने भी पॉइंट हैं और जल्दी ही आपके लिए एमसीक्यू का हम व्यवस्थित कर रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू को व्यवस्थित करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। आप जानते हैं कि हर टॉपिक को टीचर को एनालिसिस करना होता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस जितने भी हैं, उन सभी को एनालिसिस करने में, उनको सेट करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। खैर कोई नहीं, ये तो आना ही है। जब हम पूरा एग्जाम को कवर करा ही रहे हैं तो सीधी बात है, हम उसकी हर स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। आप भी करें और हम भी करेंगे। तो चलिए मैं आपसे बात करता हूं आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में हमारा एक चैप्टर है, वो है गांधी युग। और गांधी युग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको हम टॉपिक्स में कराएंगे। टॉपिक्स में कराने पर यह होगा कि गांधी वाला चैप्टर आपको छोटा लगेगा और इससे आपका हर जो टॉपिक है और उसका सब टॉपिक है वो हर चीज से क्लियर होता चलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप बने रहिए एक बार और फिर देखते हैं आगे। तो टॉपिक और सब टॉपिक एनालिसिस करके चीजों को और अच्छे से करके बेहतरीन करेंगे इस लेक्चर को। चलिए तो आगे चलते हैं, और आगे इस यात्रा की तरफ बढ़ते हुए हम यही चाहते हैं आपसे कि हमेशा एक बात याद रखें कि संघर्ष में देखो, हम जब स्ट्रगल करते हैं तो स्ट्रगल में हमारे साथ कोई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा भी यही सिद्धांत है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि सर आप अभी इस पोजीशन पर हैं तो आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, बहुत अच्छे से लोगों से मिलते होंगे। हमें इतना वक्त भी नहीं मिलता, सीरियसली बता दूं, क्योंकि आपसे फुर्सत ही नहीं है। सीधी बात तो ये, और यही मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यही मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है मेरा, क्योंकि आपसे फुर्सत मिले तब मैं लोगों से मिलूं। मुझे एक्चुअली में लोगों से मिलना मतलब बहुत ही लिमिटेड, मैं लिमिटेड पर्सन के साथ लिमिटेड टाइम के लिए मिलता हूं, बस इतना सा मेरा रूल है लाइफ का। तो चाहे कोई हो चाहे कोई ना हो साथ मेरे, लेकिन हाँ, एक समय ऐसा आता है जब हम कभी अपने मित्रों के साथ मिलते हैं, आप भी जब मिलते हैं तो बड़े दिल खोल के मिलते हैं। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर टाइम की लिमिट होनी चाहिए, नहीं। फिर हमारे साथ कोई टाइम की लिमिट नहीं होती उस दिन। जिस समय ऐसा लगता है कि हमें कि इस महीने में या 2 महीने या 4 महीने में एक समय ऐसा मिला है जिसमें हमें मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है, तो फिर पूरे तरीके से बिताते हैं, बिल्कुल संतुष्टि तरीके से। खैर ये तो लाइफ है, लाइफ का साइकिल है, चलता रहता है। लेकिन सबसे पहले आती है मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी ड्यूटी, जिसको मैं हर हाल में ही करता हूं, हर हाल में। चलिए तो बात करते हैं आगे। और मेरी लाइफ की जो दिन की दिनचर्या है वो आपसे शुरू होती है और आपसे ही खत्म हो जाती है, बस दैट्स ऑल। अब आप समझ जाइएगा कि मैं कहां से स्टार्ट करता हूं, कहां खत्म करता हूं। खैर चलिए, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्टार्ट तो पहले हो चुका है, लेकिन जो चैप्टर है तो उसका डालेंगे पहले हम आधुनिक इतिहास। यानी ये हमारा आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास। और सभी बने रहिए एक बार। आधुनिक इतिहास में हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है गांधी युग। इसको बोलते हैं इंग्लिश में गांधीयन इरा, यानी गांधीयन इरा। गांधी का युग आने वाला है, और गांधी के युग में आते ही आप समझ जाइए कि आप आधुनिक इतिहास में उस महत्वपूर्ण, उस इंपॉर्टेंट पार्ट में पहुंच चुके हैं आधुनिक इतिहास के, जहां से कोई भी कमीशन हो, यानी एसएससी कमीशन हो चाहे यूपीएससी कमीशन हो, हमेशा क्वेश्चन उठाता है, हमेशा क्वेश्चन उठाएगा गांधी जी से। और गांधी जी से कैसे उठाएगा, ये सारी चीजें हम आगे आगे करने वाले हैं। किस तरीके का वो क्वेश्चन उठाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, और आए हुए क्वेश्चन जितने भी हैं उन पर हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे। हालांकि सभी क्वेश्चंस पर नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस जरूर करेंगे। तो चलिए, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगना भी चाहिए। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं एक लेक्चर को ड्रॉ करने में, लेक्चर को ड्रॉ इन द सेंस लैंग्वेज मेरी है, लेकिन जो मैंने अपने लाइफ में, जो अभी तक मेरी लाइफ बीत चुकी है, उसमें जो मैंने पढ़ा है उन सभी को, और उन सभी किताबों से मैं आपके लिए क्रीम लाता हूं निकाल के, कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप केवल लेक्चर्स पे ध्यान दें बस, ठीक है। चलिए, लेकिन एक दो किताब अपने पास भी रखिए, ठीक है। सारी चीजें लेक्चर से नहीं होती, अपने पास भी एक दो किताब जरूर रखिए, नोट्स मेकिंग करते रहिए और लेक्चर देखते रहिए। बस किसी भी कंपटीशन को निकालने का यही एक मात्र प्रमाण है आपके पास, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेडिकल पे चले जाइए, कहीं चले जाइए, इसके अलावा कोई दवाई नहीं मिलेगी आपको।
बाकी सब आपकी मेहनत पर डिपेंड है, लेकिन मेहनत के साथ थोड़ा बहुत भी भाग्य भी डिपेंड करता है। भाग्य भाग्य तय करता है आपके इंटेंशन से, आपका इंटेंशन कैसा है। ठीक है, ओके। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं आधुनिक इतिहास में गांधी युग की। और गांधी युग में हम सबसे पहले गांधी के परिचय के बारे में बात करेंगे। गांधी युग जिसको बोला जाएगा गांधीयन इरा, गांधीयन इरा। और गांधीयन इरा में मैं गांधी युग की बात जब करता हूं तो गांधी युग में सबसे पहले मैं महात्मा गांधी के एक छोटे से परिचय की बात कर लेता हूं। और छोटा सा परिचय मुझे यही बताता है कि गांधी का जन्म कहां हुआ, कब हुआ, उनके पिता, उनके माता, और सबसे बड़ी बात उनकी शिक्षा दीक्षा कहां पर हुई, ये बताना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से गांधी जी का एक फ्लो बनता है, गांधी जी का एक लय बनता है। तो सबसे पहले गांधी जी के जन्म की बात कर लें। आप सभी को पता है, आप प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते होंगे, छोटे छोटे बच्चे, है ना, जब जरूरत से ज्यादा, अपने वजन से भी ज्यादा जब बैग लटका के जाते होंगे आप। ठीक है, जब मैं आज के छोटे बच्चों को देखता हूं तो बड़ा ही अफसोस करता हूं कि आज के बच्चों पर इतना ज्यादा बर्डन है एजुकेशन का। इतना नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनको लाइफ एजुकेशन में बितानी है, और अभी से उनको इतना बर्डन दे देंगे तो फिर वो वर्क कैसे करेंगे। देखो, दिमाग की एक क्षमता होती है, दिमाग उसी अनुसार काम करता है। ऐसा नहीं है कि 5वीं क्लास के बच्चों को 10वीं क्लास का मटेरियल पढ़ा दिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि जो माइंड है, माइंड धीरे धीरे मैच्योर होता है, धीरे धीरे कन्विंस होता है, और धीरे धीरे ही वो प्रोग्रेस करता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन बाकी सारे बच्चे तो एक आम होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई मिल गया जादू में देखा होगा, ऋतिक रोशन जो है, वो छोटी सी क्लास में था लेकिन 10th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। इज लाइक दैट गॉड गिफ्टेड पर्सन। खैर, कोई नहीं, लेकिन आप अपनी मेहनत बरकरार रखिए। चलिए, तो गांधी युग में मैं एक बात करना चाहता हूं छोटे से गांधी परिचय के बारे में। जब हम छोटे स्कूल में जाते थे, 5वीं 6वीं क्लास में थे, तो सबसे पहले हमसे मैडम जो थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चों को पढ़ाने वाली सबसे पहले मैडम ही होती है, क्योंकि मैडम का एक तरीका होता है कि भाई वो बच्चों को एक तरह से मैनिपुलेट कर सकती है। देखो, महिला की सबसे बड़ी पावर यह है कि वो छोटे से बच्चे को, जिसका माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है, कन्विंसिंग नहीं हुआ है, उसके माइंड को कैसे मैनिपुलेट करना है, ये एक महिला बहुत अच्छे से जानती है। आप सभी को पता है, जब आप छोटे से थे तो माँ, यानी आपकी जो महिला, हमारी माँ की बात करें, माँ एक महिला है, सीधी बात है। तो माँ कैसे बच्चे को मैनिपुलेट करती है, क्योंकि पिता तो कमाने निकल जाते थे, सुबह के जाते शाम को आते, उन्हें कहाँ फुर्सत मिलती बच्चों से बात करने में। ऐसा हमारे साथ था, ऐसा आपके साथ है। ठीक है, किसी के फादर बाहर रह रहे हैं, ड्यूटी में रह रहे हैं, कोई आर्मी में है, तो वो सालों सालों लग जाते हैं आने में। तो कुल मिला के महिला की सबसे बड़ी भूमिका होती है किसी बच्चे को बनाने में। मैं आपसे फिर कहता हूं, एक कहते हैं ना कि सफलता में किसी औरत का हाथ जरूर होता है, और वो औरत सिर्फ आपकी माँ होती है और कोई नहीं होता। ठीक है, तो चलिए, छोटे से बच्चे से जब एक मैडम पूछती है कि बताओ बेटा, गांधी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, तो यही छोटी बात है। आज मैं आपको थोड़ा सा प्राइमरी वाला टीचर लगूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज हम कहते हैं कि जीरो से पढ़ाना और टॉप तक पढ़ाना हमारा यही तो एक स्टाइल है पढ़ाने का। हम कभी भी ये नहीं, क्या हम ये नहीं मानते अपने बैच में कि जब स्टूडेंट बैठा है तो वो पूरी तरीके से कर पढ़ के बैठा है। नहीं, यदि पूरी तरीके से मैंने मान लिया कि बच्चा पूरी तरह पढ़ के बैठा है, तो फिर मैं क्यों हूं इस स्टेज पे, मैं इस पोडियम पर क्या कर रहा हूं। जब वो पढ़ के ही बैठा है तो अच्छी बात है, मैं क्या कर रहा हूं। यानी मैं ये मानता हूं कि बच्चा जब पढ़ने आया है, अच्छी बात है, वो पढ़कर आया है, अच्छी बात है, वो बहुत नॉलेज लेकर आया है। मैं बहुत गर्मान्वित महसूस करता हूं कि मेरे बैच में ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने आप को पहले क्या कर लेता हूं, डाउन कर लेता हूं कि भाई मुझे जीरो से पढ़ाना है। ठीक है, और यही मैंने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस और टीचिंग करियर में यही सीखा है, और इसी को मैं आगे तक फॉलो करना चाहूंगा। तो सबसे पहले गांधी का परिचय। मैडम पूछा करती गांधी का जन्म कब हुआ, तो बच्चा भोली सी सूरत बनाकर, मासूम सी सूरत बनाकर क्या कहता है, 2 अक्टूबर और 1869 को जन्म हुआ। अब वो बेचारा बच्चा सन भूल जाता है। तो सन भूलते समय देखो, बच्चे के लिए आज, अरे हम तो, अरे यार आप तो बूढ़े हो गए भाई, वो बच्चा है, वो सन तो भूलेगा ही। 1869, अब 1869, कभी कभी कहते हैं, एक मैंने क्या हुआ था, एक बैच था मेरा, एसएससी सीजीएल का बैच चल रहा था, उसमें मैंने शायद एक नोट्स मेकिंग करवा रहा था। तो नोट्स मेकिंग के वक्त क्या था, मैं गांधी युग ही पढ़ा रहा था, और जयपुर में था, दिल्ली नहीं था। तो जयपुर में एक बैच था उस समय, एसएससी सीजीएल का बैच था। मैंने
नोट्स मेकिंग लिखवाते वक्त मैंने लिखवाया था यार कि 1924 में, यानी 1924 में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आप सभी को पता है, बेलगांव कर्नाटक सेशन के। तो 1924 में बने थे। अब क्या था, किसी एक बच्चे ने 2024 लिख दिया उसे, मुझे नहीं पता। अब देखो पड़ गया ना सन का फर्क। अब चाहे फ्लो में कर दिया, कैसे भी कर दिया, हमें नहीं पता, ठीक है। 2024 कर दिया उसने, है ना, इसी ईयर की बात, उसी ईयर की बात थी। तो अब जब मैंने उसकी कॉपी मांगी, मतलब किसी भी कारणवश की कॉपी दीजिए, हमें किसी बच्चे को ट्रांसफर करनी है, तो ऐसे था, किसी बच्चे ने मुझसे हेल्प मांगी तो मैंने बोला कॉपी देनी है। अब उस कॉपी में मैंने देखा 2024 में कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी। मैंने उस बुक को बुलाया, और लड़की थी, मैंने उसको बुलाया कि भाई ये क्या लिख रहे हो 2024? अरे सर सॉरी, फ्लो में हो गया। तो सन का कभी बहुत चक्कर पड़ जाता। अब मान लो यही यूपीएससी का मेंस होता, तो यूपीएससी के मेंस में कितना फर्क पड़ता, आप जानते हो उस बात का। भाई साहब बवाल, तूफान, सुनामी आ जाती कमीशन में कि गांधी जी अभी भी हैं, ढूंढो कहां पर हैं, किस कोने में छुपे हुए हैं, कांग्रेस अब तक उनको क्यों नहीं ला पा रही है। चलिए फिर राहुल गांधी जी की शामत आ जाती। तो गांधी जी के परिचय में बात करूं, गांधी के परिचय में सबसे पहले इनका जन्म की बात करते हैं। तो जन्म सभी को पता है, ये तो बताने वाली बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक फ्लो के तौर पर लिखें तो 2 अक्टूबर। और आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को उनको गांधी जयंती बनाई जाती है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ है गुजरात के कठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर। तो आप लिख सकते हैं, स्टेट है गुजरात, गुजरात, और गुजरात के कठियावाड़ में, कहां हुआ है? कठियावाड़, गुजरात के कठियावाड़ में इनका कहां हुआ? इनका जन्म हुआ। और कठियावाड़ की छोटी सी जगह है पोरबंदर। क्या है? पोरबंदर। तो पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। चलिए, उसके अलावा एक बात और, तो जन्म की बात आप सभी को क्लियर हो गई है, फैक्ट है, इसमें कोई भी ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है। तो 1869 में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनके पिताजी की बात करें तो ये कठियावाड़ा के दीवान थे। दीवान का मतलब होता है लगभग बहुत अच्छी खासी पोस्ट थी, यानी महात्मा गांधी जी कभी भी गरीब परिवार से नहीं थे। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही पढ़ी लिखी, और उसके अलावा बहुत ही अमीर, वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करने के कारण इन्हें वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वरना आप सोच रहे हो कि उस समय इंग्लैंड जाना एक बहुत ही बड़ी, उस समय कोई भारत में रहकर ही पढ़ लेता तो उसके लिए तो मतलब ये मान लो कि क्या हो जाता था, क्या हो जाता था उस समय वकालत की पढ़ाई करना। मतलब आप सोच रहे हो कि हमारे जब बड़े बहन भाई ये बोलते हैं कि बेटा हमने तो 10th पास की थी ना, तो 10th हमारी 60% बनी थी और उस पूरे मोहल्ले में गुड़ बांट दिया था, तुम्हारी तो 90 है, तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो यही चीजें होती हैं। यानी कुल मिला के कहना चाहता हूं कि उस समय वेल सेटल्ड फैमिली थी, एजुकेटेड फैमिली थी, पढ़ाई के महत्व को समझती थी, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को समझती थी। तो इसका मतलब है कि जब महात्मा गांधी जी इतनी अच्छी फैमिली से थे, तभी इन्हें वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाने का मौका मिला। तो पिता की बात करें, ये कठियावाड़ा के दीवान थे। इनके पिता जो थे, ये थे कठियावाड़ के दीवान, कठियावाड़ा के दीवान थे। और दीवान का मतलब होता है काफी अच्छी पोस्ट होती है, इनको कह सकते हैं कठियावाड़ा के अधिकारी, ठीक है। यानी एक तरह से आप आईएएस ऑफिसर मान लीजिए, ये एक अच्छी अधिकारी पोस्ट पर थे, ठीक है। और अधिकारी का बेटा इंग्लैंड नहीं जाएगा तो किसका बेटा इंग्लैंड जाएगा? सीधी सी बात है। और इनकी माता की बात करें, माता की कोई पोस्ट नहीं थी, लेकिन माता एक धार्मिक महिला थी। क्या थी? एक धार्मिक महिला थी, गृहिणी थी वो एक। माता जो थी एक धार्मिक महिला थी, धार्मिक महिला, एक धार्मिक महिला थी, और वो एक गृहिणी की पोस्ट पर थी। गृहिणी पोस्ट मतलब होता है कि घर में कामकाज को देखना, घर में पूजा पाठ करना, ऐसी कुछ बातें माता के बारे में कही जाती हैं। अब एक बात और कही जाती है कि महात्मा गांधी जी एक अच्छे विचारक भी रह चुके हैं। पता है आपको, ये राजनीतिक विचारक हुए चाहे धार्मिक विचारक हुए, महात्मा गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं एक राजनीतिक पुरुष हूं। महात्मा गांधी जी हमेशा अपने मुंह से यही बात बोलते थे कि मैं एक धार्मिक पुरुष हूं, आई एम ए स्पिरिचुअल मैन, ठीक है, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल मैन। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने हमेशा अपनी माता को यह सम्मान देते हुए हमेशा बात बोली है कि मैं एक धार्मिक पुरुष हूं बजाय राजनीतिक पुरुष के। तो इसलिए मैं एक राजनीति ना मानकर, राजनीतिक मुद्दों पर बात ना करके मैं एक धार्मिक तरीके से बात करता हूं। ये बात महात्मा गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कही। और जैसा कि महात्मा
धार्मिक महिला यानी महात्मा गांधी जी में दोनों गुण थे। उनके पिता के, जो हर बच्चे में होते हैं, पेरेंट्स के हर गुण होते हैं, आनुवंशिक गुण होते हैं। पिता का जो पद था वो अधिकारी का पद था, और अधिकारी एक अच्छा खासा पद होता है, कानून की समझ वाला और प्रशासन की समझ वाला। तो इनके पिता जो कठियावाड़ा के दीवान थे, वो प्रशासन की और कानून की अच्छी खासी समझ रखते थे। ठीक है, उनका गुण महात्मा गांधी जी में आया। ठीक है, उसके बाद वो धार्मिक माता, उनकी धार्मिक महिला थी। तो महात्मा गांधी जी ने भी कई प्रकार से, आपको पता है गीता को लेके महात्मा गांधी ने पूरी गीता पढ़ी। ठीक है, और गीता को पढ़ने के साथ उन्होंने इस गीता का नाम स्पिरिचुअल बुक के नाम से दिया था। क्या दिया था? स्पिरिचुअल बुक दिया था। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोनों के गुण महात्मा गांधी में थे, और महात्मा गांधी इन्हीं गुणों की वजह से पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में छा गए थे। इनकी इतनी लोकप्रियता, इतनी पॉपुलरिटी पूरे विश्व में कि जहां भी पूछो कि महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी को देखने जाएं तो भैया है कैसे, महात्मा गांधी से बस चला ही जा रहा है ये मान लो। लोग ये सोचते थे महात्मा गांधी कितना युवा नेता होगा, चलो देखने चलते हैं, और जैसे देखने जाते थे महात्मा गांधी बेचारे अर्धपुरुष हो गए, उनकी अधेड़ उम्र हो गई, वो महात्मा गांधी। तो लोग ये कहते थे कि यार ये बड़ा बूढ़ा व्यक्ति कर कैसे रहा है, अंग्रेजों से अकेला लड़ रहा है व्यक्ति। हाँ, अकेले नहीं थे, उनके साथ कई भारतीयों की दुआएं और भारतीयों की शक्ति थी। हालांकि पर लीडर तो थे ही ना वो अकेले। चलिए, तो दोनों का गुण महात्मा गांधी में था, इसलिए महात्मा गांधी इतनी लोकप्रिय हो सके। और महात्मा गांधी ने अपने छोटे से करियर में अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा भी था, और अपनी माता से केवल उन्होंने धार्मिक चीजें सीखी थी, जो उन्होंने अपने करियर में और भारत की गुलामी के दौरान अपनाई अंग्रेजों से। तो चलिए, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं। अब इन्हें परिवार में वेल सेटल्ड परिवार था, काफी अमीर खानदान से बिलोंग करते थे। इन्हें इंग्लैंड जाने का मौका मिलता है 1891 में। तो 1891 की ईस्वी में महात्मा गांधी को लंदन पढ़ाई करने का, वकालत करने का मौका मिला, और ये तुरंत अपना बोरी बस्ता लेके लंदन चल दिए। तो लिख सकते हैं 1891 में, 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी, देखो वैसे इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी रहा इनका नाम। महात्मा की उपाधि इन्होंने किसने दी, ये भी आप सभी को पता होगा। लेकिन महात्मा गांधी की उपाधि आप सभी को पता, सुभाष चंद्र बोस ने शायद इनको दी थी मेरे हिसाब से। ऑलमोस्ट बता रहा हूं, मतलब एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन महात्मा को उपाधि देने वाले थे। तो महात्मा गांधी जो थे 1891 में इंग्लैंड यानी लंदन वकालत की पढ़ाई करने चले गए। अब इन्होंने वकालत की स्टडी करने के लिए इंग्लैंड चले गए, पढ़ाई करने चले गए। चलिए, अब 1891 में जब इन्होंने 1888 में गए थे, 1888 कर लें इस बात को, देखो सन का कभी इतना एर फेर पड़ता है। 1888 में गए थे। ठीक है, तो 1888 में ये लंदन की तरफ मूव करते हैं, और वहां पर 23 साल वकालत की पढ़ाई करने के बाद जब 1891 में ये भारत के उसी जन्म स्थान पर गुजरात के कठियावाड़ा में पोरबंदर, भाई अपने घर तो आएंगे ना, या घर भी नहीं जाएंगे, तो जब अपने घर आते हैं पोरबंदर में, तो इन्होंने वहीं पर वकालत करना शुरू कर दिया। यानी एक बात देखिए, महात्मा गांधी की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि विदेश से पढ़ाई कर आए, लेकिन विदेश में नौकरी ना करने के बजाय इन्होंने अपनी भारत भूमि को ही चुना। यह होता है एक व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ है। आप सोचते लंदन में उस वक्त क्या नहीं था, लंदन में उस वक्त कितनी सहूलियत थी, सुख सुविधाएं थी, इतनी फैसिलिटीज थी, इतने इसके बावजूद भी महात्मा गांधी जी लंदन वकालत पढ़ाई करने के बाद चाहते तो लंदन में ही रह सकते थे, लेकिन नहीं, ये अपने जमीन से जुड़े हुए और अपने पिता और अपने माता का सम्मान करते हुए ये अपनी भारत भूमि लौटे, और इन्होंने यहीं पर वकालत करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसके बाद मैं बात करता हूं लगभग ये 1891 में, यानी 1891 में ईस्वी में 21 में गुजरात में वकालत करना शुरू कर दिया। गुजरात में वकालत करना यानी एडवोकेटी करना, यानी एडवोकेट बन गए, वकालत करना शुरू कर दिया। अब जब वकालत करना शुरू कर दिया तो कुल मिला के ये बात कही जाती है, अब वकालत करना शुरू कर दिया, अब जब कोई आदमी एडवोकेट कर रहा है
तो सबसे बड़ी बात है कि उसके पास केस का आना तो लाजमी है, ठीक है। और उस समय वकालत की पढ़ाई करने वाले बहुत कम हुआ करते थे। कौन जा रहा है लंदन, बताइए मुझे, कौन लंदन जा रहा है? उस समय की बात, उस समय कोई 10वीं पास भी होता था तो उसकी तो पूजा पाठ हुआ करते थे, उसके तो मतलब मूर्ति लगाकर घर में पूजा की जाती थी कि भैया ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और उस समय की जनता में इतना शिक्षा को लेके इतना मतलब अवेयरनेस नहीं थी, इतने जागरूक नहीं थे। लेकिन उस समय वकालत की पढ़ाई करने के बाद और लंदन से आया हुआ व्यक्ति, तो सीधी बात है वो तो लोकप्रिय होगा ही होगा कि भाई वकालत करके आया है, जो भी केस होगा महात्मा गांधी को देंगे। तो इसी सिलसिले में क्या था, गुजरात के रहने वाले एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला ने जब महात्मा गांधी के बारे में सुना तो कि भैया लंदन से पढ़ाई कर कर आया है ये तो, इनको तो केस देना ही चाहिए। तो दादा अब्दुल्ला ने दक्षिण अफ्रीका का एक केस था और साउथ अफ्रीका का जो केस था ये 1891 में महात्मा गांधी जी को दे दिया। अब महात्मा गांधी जी तो केस लेने ही बैठे हैं, वो जो वकालत की पढ़ाई करने जो व्यक्ति आया है, करके आया है, उसका काम ही अब वकालत करना है। और वकालत करने का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो किसी का भी केस ले सकता है, ठीक है, यदि उसे ठीक लगे तो, उचित लगे तो महात्मा गांधी जी ने 1891 में ही दादा अब्दुल्ला जो कि गुजरात के व्यापारी थे उनका केस हायर कर लिया। अब उनका केस हायर करने के बाद जब केस स्टडी की तो महात्मा गांधी जी ने जब केस स्टडी करने के बाद यह दक्षिण अफ्रीका जाने को मजबूर हो गए। और वहां पर केस स्टडी में क्या पता चला आपको आगे जानने का मौका मिलेगा, तो देखते हैं कैसे। अब 1891 में ये वकालत करना शुरू किया तो लिख सकते हैं कि लेकिन लिखेंगे लेकिन इस दौरान गुजरात के व्यापारी, और ये गुजरात के सबसे बड़े व्यापारी थे, गुजरात के व्यापारी यानी ट्रेडर, गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे में इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। साउथ अफ्रीका जाना पड़ा, ठीक है। तो इन्हें क्या करना पड़ गया, साउथ अफ्रीका जाना पड़ गया। अब सोच रहे हो कि अब जब महात्मा गांधी जी की हम जो भी यात्रा की बात करेंगे, अब महात्मा गांधी जी का एक सब टॉपिक है, गांधी युग एक टॉपिक, एक चैप्टर है, पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो गांधी युग हमारा टॉपिक हो गया, हमारा चैप्टर हो गया। इसमें एक सब टॉपिक आता है गांधी जी वर्सेस दक्षिण अफ्रीका। यानी अब हम जो भी बातें करेंगे, अब गांधी जी मान लो दक्षिण अफ्रीका में पहुंच गए। आप सभी को पता है कि गांधी जी को रेल से धक्का दिया गया था इनके रंग के कारण। तो ऐसी कुछ बातें हम सब टॉपिक में बताएंगे आपको। तो लिखेंगे टॉपिक का नाम है गांधी जी वर्सेस दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका में भूचाल आने वाला है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार को नहीं पता था कि एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आने वाले समय में क्रांति करेगा, तुम्हारा जीना हराम कर देगा। ये वो व्यक्ति है। तो चलिए महात्मा गांधी को आगे बढ़ाते हुए और अब हम दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए समय, जो महात्मा गांधी ने समय बिताया, कैसे बिताया, क्या किया, क्या कुछ नहीं किया, इस सब की बातें हम अगले सब टॉपिक में करने वाले हैं। तो लिखेंगे फटाफट से गांधी जी वर्सेस दक्षिण अफ्रीका। तो यहां पर सब टॉपिक डाल सकते हैं कि गांधी जी वर्सेस दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि भारत में तो है ही नहीं ना वो। और जब भारत में नहीं है तो भारत का चर्चा क्यों करना, पहले हम दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करना चाहेंगे कि गांधी जी वर्सेस दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था। अब देखिए, मुझे एक बात यहां समझ में आती है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे थे। पहली बात तो वो दादा अब्दुल्ला के केस में 1891 में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, और दक्षिण अफ्रीका में जैसे वो यात्रा कर रहे थे रेल से, तो उन्हें धक्का दिया गया था रंग के कारण, ठीक है। और ये वहां की सरकार काम कर रही थी वहां पर। तो दक्षिण अफ्रीका जो था वो एक्चुअली में ब्रिटिश का ही उपनिवेश था जब गांधी जी वहां पहुंचे। और जब गांधी जी यहां से निकले थे तब भी भारत भी अंग्रेजों का ही गुलाम था। तो भारत भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेट हो रहा था, और उसी समय दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम था, वो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या हो रहा था। और आपको पता है कि अफ्रीका एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जो सबसे ज्यादा अंग्रेजों का गुलाम रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन
जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो वहां ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार जो यहां पर थी वही वहां पर थी, ठीक है। अब गांधी जी को अपने द्वारा अपने साथ हो रहे भेदभाव का धीरे धीरे अनुभव हो रहा था, ठीक है, कि भाई यहां पे ऐसा भी होता है। लेकिन जैसे ही वो केस करके वकालत करने की हियरिंग में जाते हैं, सुनवाई करने जाते हैं, तो सीधे सीधे तौर पर उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसके लिए महात्मा गांधी जी बिल्कुल पागल हो जाते हैं। पागल इन द सेंस अपना अपना जो बुद्धि है वो तो नहीं खोते, लेकिन वो देख के उनकी आंखों में वो आंसू और वो नमी आ जाती है जिसको वो देख नहीं पाते। महात्मा गांधी जी ने एक ऐसा दृश्य देखा अपने सामने होने वाले कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग रहते थे, भारत से 3 प्रकार के लोग गए थे दक्षिण अफ्रीका। कुछ व्यापार करने गए, तो व्यापार करके वो लौट के आ गए, ठीक है, जिनका लौट आने का बॉन्ड था, ठीक है। दूसरे प्रकार के वो लोग थे जो मछली पालन किया करते थे, और तीसरे प्रकार के वो लोग थे जो व्यापार करने तो गए थे और व्यापार करने के बाद वो वहीं सेटल हो गए, ठीक है। तो 3 प्रकार के लोगों के साथ जो भारत के लोग थे, तब गांधी जी ने यह देखा कि भारतीय लोग जो दक्षिण अफ्रीका में मजदूरी करते हैं, किसानगिरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, तो भारतीयों के साथ दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी वो उनके साथ प्रजातीय उत्पीड़न कर रही थी। प्रजातीय का मतलब होता है नस्ल भेद, और नस्ल भेद को इंग्लिश में कहते हैं रेसिज्म। तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार यानी जो गोरी सरकार थी वो क्या कर रही थी, भारतीयों के साथ वहां पर अत्याचार कर रही थी और प्रजातीय उत्पीड़न कर रही थी, यानी कास्ट के बेसिस पे वहां पे एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, प्रजातीय उत्पीड़न जिसे कहते हैं। और प्रजातीय उत्पीड़न में सबसे बड़ी उनकी पॉलिसी काम करती थी अंग्रेजों की, भारतीयों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे उसमें सबसे पहली नीति काम करती थी रंगभेद की नीति, जिसे कहते हैं रेसिज्म। क्या कहते हैं, रेसिज्म। नस्ल भेद की जो और रंग भेद की जो नीति है वो यही बताती है कि भारत के जो लोग हैं वो काले हैं और जो सरकार है वो गोरी है, तो गोरे काले लोगों पर अत्याचार किया करते थे, ठीक है। तो चलिए और भी कुछ बातें पता चली, हम आगे क्रम में बताएंगे, तो लिख लेते हैं एक बार। चलिए तो सबसे पहले लिखें, गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी ने जब साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के द्वारा, यानी ब्रिटेन की सरकार थी ये, गोरी सरकार कह देते हैं इसको, गोरी सरकार के द्वारा भारत से आए हुए लोगों या भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार, भारतीयों के साथ जो प्रजातीय उत्पीड़न, इसे कहते हैं कम्युनल एक्सप्लॉयटेशन। प्रजातीय उत्पीड़न किया जा रहा था, किया जा रहा था, जिसमें विशेष रूप से रंग भेद की नीति प्रमुख थी, जिसमें विशेष रूप से रंग भेद की नीति, इसे बोलते हैं रेसिज्म, रंग भेद की नीति प्रमुख थी, रंग भेद की नीति प्रमुख थी। अब मुझे एक बात आप बता सकते हैं कि भाई आप बोलेंगे सर रंग भेद की नीति जो अंग्रेज करते थे ये भाई कैसी नीति थी, मतलब काले लोगों के साथ एक्चुअली में हो क्या रहा था वहां, ये तो बता दीजिए कि गांधी जी जो देख रहे थे वो क्या बस नीति को देख रहे थे या नीति में होने वाले अत्याचार को देख रहे थे, ये बात भी सही है। तो महात्मा गांधी जी ने वहां पे जो पूरा एनालिसिस किया, गोरी सरकार ने ऐसे ऐसे कानून बना रखे थे जिनको देखकर या सुनकर, आप देख तो नहीं सकते ना मैं देख सकता हूं, लेकिन जो इतिहास ने जिस बात को लिख दिया है उसको पढ़कर ही आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं, तो आप बता देना मुझे एक बार। उसमें यह बोला गया है, गांधी जी ने जब अनुभव किया, दक्षिण अफ्रीका में रह तो रहे थे, केस के सिलसिले में गए थे भाई, अब रंग भेद की नीति को देखकर उनका दिमाग खराब हो गया, उनका बोला कि भैया ये क्या हो रहा है। अब रंग भेद की नीति को लेके जो अंग्रेजी सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में जो कानून बनाए थे उनको जरा सुने। जैसे काले लोगों को वहां पर फुटपाथ पर चलने की अनुमति नहीं थी,
काले इन द सेंस भारतीय, यानी भारतीय लोगों को दक्षिण अफ्रीका की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं थी। और फुटपाथ पर छोड़ो, रात के 9 बजे के बाद यदि कोई भी भारतीय दिख जाता था तो उसको सीधा जेल की सजा काटनी पड़ती थी। यह था दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार का कानून। और सुनिए, उसके अलावा वहां पे लोग बॉन्ड करा लिया करते थे। यदि बॉन्ड से इतना, और भारतीयों के साथ जो काले लोग हैं उनका अलग प्रमाण पत्र हुआ करता था, उनको वहां पे लिखना पड़ता था ब्लैक सिटीजन उस प्रमाण पत्र पर। ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक ही जो गोरी सरकार है वो काले लोगों से प्रमाण पत्र बनवा रही है, लिखो यहां पर कि तुम काले हो और तुम काले हो इसी वजह से हम तुम्हारे साथ भेदभाव करेंगे। तो एक प्रमाण पत्र चला दिया और प्रमाण पत्र पर लिख दिया करते थे कि ब्लैक सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी ये तो भारतीय है, इसके साथ तो भेदभाव करना ही करना है। रात के 9 बजे के बाद यदि कोई भी भारतीय दिख जाए तो सीधे गोरी सरकार की पुलिस उस पर डंडा थोपती थी। ये सारे कानून थे। और खुले में भोजन करना काले लोगों के लिए अलाउ नहीं था, क्योंकि खुले में भोजन करेंगे तो जमीन और खाना दोनों अपवित्र माने जाएंगे। ऐसे ऐसे कानून बना दिए इन्होंने। अब ऐसे कानून यदि कोई आदमी पढ़ ले, वो भी महात्मा गांधी जिसका जन्म खुद भारत में हुआ, वो महात्मा गांधी के दिल पे क्या गुजरी होगी। लेकिन महात्मा गांधी थोड़े से अभी पेशेंस में थे। वो सोच रहे थे कोई नहीं, सरकार से कभी कभी गलती हो जाती है। और वास्तव में महात्मा गांधी जी पहले अंग्रेजी सरकार पर इतना भरोसा किया करते थे, इतना भरोसा किया करते थे, क्योंकि देखो, आप किसी इंसान पर भरोसा तब तक करते हैं जब तक कि आपको धोखा ना लग जाए। सीधी बात है। अब महात्मा गांधी को कभी भी ब्रिटेन की सरकार से धोखा महसूस ही नहीं होने दिया। अच्छा, धोखा महसूस नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि भरोसा तो 100% माना जाएगा। अब वही बात थी, यानी महात्मा गांधी जो थे वो अंग्रेजी सरकार पर ऐसा भरोसा करते थे, जैसे अटूट विश्वास कहते हैं ना, जैसे आज के टाइम पे आप किसी और पे कर लेते हो और फिर धोखा खा लेते हो और फिर कहते हो कि सर वो छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया। तो यही चीज है, यानी जब तक आपने लाइफ में एक बार धक्का नहीं खाया तो आपको पता ही नहीं है कि लाइफ की असलियत है क्या और लोगों की नीयत कैसी है। लेकिन महात्मा गांधी की गलती क्या, महात्मा गांधी को तो पता ही नहीं था कि अंग्रेजी सरकार ऐसी है और वैसी है। उसे लगा कि चलो कोई नहीं, अत्याचार हो रहे हैं तो अत्याचार को रोका भी जा सकता है। अब इसके लिए क्या था, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो कि रंग भेद की नीति में सरकार क्या करती थी। ऐसे मत कहना कि सर पूरा नहीं करवाया, तो रंग भेद की नीति में लिख सकते हैं आप कि भारतीयों को एक अलग प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था, एक अलग प्रमाण पत्र, इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट। एक अलग पहचान प्रमाण पत्र, एक अलग पहचान प्रमाण पत्र होता था, पहचान पत्र होता था, ये भी कह सकते हैं, है ना, जिस पर ये डिनोट करते थे कि तुम काले हो, ये भी था। ठीक है, अलग पहचान प्रमाण पत्र होता था। दूसरी बात, रात्रि 9 बजे के बाद भारतीयों को फुटपाथ पर चलने की अनुमति नहीं थी। रात्रि 9 बजे बाद भारतीयों को फुटपाथ, जिसे फूड स्टेप्स कहते हैं ना, हाँ, फुटपाथ पर चलने की अनुमति नहीं थी, चलने की अनुमति नहीं थी। और तो और सुनिए, वो ये कहते थे अनुमति नहीं थी। और सुनिए सबसे बड़ी बात, और जो भारतीय थे वो साउथ अफ्रीका के जितने भी मनोरंजन स्थान थे, जैसे कि पार्क, सिनेमा घर, भोजनालय, यहां नहीं जा सकते थे वो। यानी भारतीयों को किसी भी सार्वजनिक मनोरंजन स्थान पर जाने की अनुमति नहीं थी। और भी लिख सकते हैं आप लोग, किसी भी भारतीय को सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान यानी एंटरटेनमेंट जो प्लेस होते हैं, मनोरंजन के स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी,
अनुमति नहीं थी। बिकॉज क्योंकि वो काले हैं ना, इसलिए। चलिए, तो रंग भेद की नीति में कुछ ऐसे हो रहा था, और भी सुनिए। और ऐसे करते करते महात्मा गांधी जी पहले अंग्रेजी सरकार विश्वास तो किया करते थे, तो अंग्रेजी सरकार तो और महात्मा गांधी के बीच में पहले बहुत मित्रता भी थी, ऐसा बताया जाता है। महात्मा गांधी ने सोचा कि चलो कोई नहीं, रंग भेद की यदि रेसिज्म पॉलिसी अंग्रेजी सरकार ने बनाई है, गोरी सरकार ने बनाई है, तो मैं गोरी सरकार को एक पत्र लिख देता हूं, एक याचिका लिख देता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ था। तो इसके लिए आप टॉपिक डालेंगे अलग से, एक टॉपिक है इसमें, सब टॉपिक का नाम है कि महात्मा गांधी का पहला उदारवादी चरण। उदारवादी का मतलब होता है बहुत ही नरम स्वभाव का। क्या होता है? बहुत ही ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल एकदम क्रीम जैसा बिहेवियर आपका, बिल्कुल एकदम, हाँ जी आप कैसे हो, ऐसे करके बिल्कुल क्रीम जैसा। जैसे कि आप किसी से, आप अपने माता पिता से जो माता पिता से जो बात बनवाते हैं, आप जो व्यवहार करते हैं कि पिताजी देख लो काफी दिन से नहीं गया हूं दोस्तों के साथ, ऐसे करके, मतलब कुछ ऐसा व्यवहार था महात्मा गांधी जी का। तो चलिए, महात्मा गांधी का उदारवादी चरण यहां लिख लेते हैं। तो डालेंगे सभी कि गांधी जी का उदारवादी चरण, उदारवादी चरण। और ये उदारवादी चरण कौन सा है? ये फर्स्ट उदारवादी चरण है। और पहला उदारवादी चरण चला था आपका लगभग 1894 से लेके 1904 के बीच। तो 1894 से 1904 के बीच पहला उदारवादी चरण आता है महात्मा गांधी का। अब सोचिए, उदारवादी चरण को कहते हैं बहुत ही नरम स्वभाव का, बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर का, यानी इतना सॉफ्ट बिहेवियर उसका कि वो हर किसी से अपनी कोई बात भी मनवा सकता है। और पता है आपको, महात्मा गांधी में यह भी एक पावर थी कि वो लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते थे अपनी बातों से, अपने ज्ञान से। तो अब आते हैं महात्मा गांधी का उदारवादी चरण कैसे होता है। देखो, महात्मा गांधी का उदारवादी चरण मुझे समझ में आ गया था। जब मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि महात्मा गांधी जी पहले गोरी सरकार पर बहुत भरोसा किया करते थे। और जब भरोसा इतना हो तो सीधी बात है कि पहले तो डंडे के जोर से नहीं, पहले प्यार से लोगों को अपना बनाया जाए। तो यही तो महात्मा गांधी की कला थी, जिन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं। वो है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का उदारवादी चरण था। तो उदारवादी चरण में महात्मा गांधी ने क्या किया? तो लिखेंगे कि गांधी जी ने रंग भेद की नीति के खिलाफ, रंग भेद की नीति के खिलाफ, रंग भेद की नीति के खिलाफ और भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ, और भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ, उसके अगेंस्ट खिलाफ गोरी सरकार को कई पत्र लिखे। क्या लिखे? कई पत्र व याचिकाएं लिखी, पिटीशन लगा दी भाई, कई याचिकाएं लिखी कि शायद इनसे कोई बात बन जाए। भाई महात्मा गांधी तो अच्छा रास्ता अपना रहे थे ना, और इसे तो अहिंसा का रास्ता बोलते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी की अभी लाइफ में कोई अहिंसा का शब्द नहीं था। हाँ, उन्होंने शब्द तो जहन में था, लेकिन उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया इसका। अब प्रयोग कब करेंगे वो बात की बात है। तो पहले गांधी जी ने इस नीति के खिलाफ और अत्याचार के खिलाफ अंग्रेजी सरकार को कई सारे पत्र लिख दिए और कई सारी याचिकाएं लगा दी कि भैया बात मान जाओ। याचिका का मतलब होता है कि प्रेम पूर्वक अपनी बात को मनवाना। ठीक है, अब कुल मिला के किया था कि अब और सीधी बात, और दूसरा पत्र जो था वो किसको लिखा? दूसरा पत्र लिख दिया भारत की सरकार को। और भारत में किसकी सरकार थी? गोरी सरकार, यानी ब्रिटेन की सरकार की यहां पर सरकार चल रही थी। तो ब्रिटेन की सरकार को भी पत्र लिखा, और ये उस पत्र में लिखा गया कि ब्रिटिश सरकार का भी यह कर्तव्य है, जो भारत का उपनिवेश है, ब्रिटिश सरकार का भी यह कर्तव्य है, यानी जो भारतीयों के साथ हो रहा है, क्योंकि भारतीयों के साथ, अब भारत की ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखने का क्या मतलब था? क्योंकि यह केस तो दक्षिण अफ्रीका का है, लेकिन इसलिए लिखा क्योंकि जो भारत
जो भारतीय लोग भारत से आए थे, जो भारतीय लोग भारत से आए थे, वो कहां के हैं? भारत के। और भारत किसका उपनिवेश है? भारत किसका गुलाम है? अंग्रेजी सरकार का। तो इसलिए एक दूसरा लेटर लिखा अंग्रेजी सरकार को जो भारत में काम कर रही थी कि भारत जो कि ब्रिटेन का उपनिवेश है, इसलिए उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो इस प्रकार की नीतियों को रोके। तो लिख सकते हैं आप दूसरा लेटर भारत की गोरी सरकार को लिखा, भारत की अंग्रेजी सरकार को लिखा, भारत की अंग्रेजी सरकार को लिखा, गवर्नमेंट को लिखा कि गवर्नमेंट को लिखा कि साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ, साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार को रोके, भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार को रोके, हो रहे अत्याचार को रोके। क्योंकि भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश है, क्योंकि भारत भी ब्रिटिशों का ही उपनिवेश है, ब्रिटिशों का उपनिवेश है। अब आप बोलेंगे सर ये कोई रिलेशन हमको समझ में नहीं आया। अरे क्यों नहीं आया भाई, ये बताइए मुझे, बताइए। कल को भारत के लोगों के साथ या जो भारत से बाहर काम कर रहे हैं लोग, वहां पे उनके साथ कुछ गलत होता है, तो क्या भारत की सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वो उस देश की सरकार से बात करे, या वहां पर जो भारत के लोग फंसे हुए हैं, बसे हुए हैं, उनको भारत लाए? कैसा नहीं होता क्या? बताइए। अभी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया था, तो अफगानिस्तान में जो तालिबान का कब्जा हो गया था, उससे वहां पर भारत के लोग बहुत परेशान थे। तो बताइए मुझे, क्या यहां के विदेश मंत्री ने एक हवाई जहाज, एक एरोप्लेन की व्यवस्था करके वहां के भारतीय लोगों को, वहां से भारतीय लोगों को अपने देश नहीं लाए थे? तो क्या हमारी सरकार का ये ड्यूटी नहीं बनेगा कि हमारे लोगों के साथ यदि बाहर के देशों में कोई अत्याचार हो भी रहा है तो उसको रोका जाए, या तो वहां से लोगों को लाया जाए, अपने लोगों को, या फिर वहां की सरकार पर एक्शन लिया जाए? यही तो होगा। तो दो ही रास्ते हैं हमारे पास कि या तो अत्याचार रोक लीजिए, या फिर सीधी बात है, या फिर भारतीयों को वापस लाया जाएगा। ठीक है, लेकिन भारतीयों को वापस लाने का काम तो सरकार करती है, और सरकार किसकी है? ब्रिटेन की, जो कभी होने नहीं देगी। तो बचा दूसरा रास्ता कौन सा? कि अत्याचार को ही रुकवा लें। तो महात्मा गांधी जी इस अत्याचार को रुकवाने की पूरी कोशिश में लग गए। ठीक है, दो लेटर, दो सरकार को लेटर लिख दिए भाई साहब। एक दक्षिण अफ्रीका की जो गोरी सरकार थी, वही सरकार थी, मतलब कुल मिला के, लेकिन सरकार तो अलग हो गई ना। ठीक है, और वहां पे और यहां पे अंग्रेज यहां पर तो केवल एक काम किया करते थे, इसे बोलते हैं डिवाइडेशन रूल, फूट डालो राज करो नीति। एक तो ये काम किया करते थे, पहली बात तो। ठीक है, और भारत में तो, क्योंकि भारत में पता है कि भारत में तो रंग भेद चलेगा नहीं, तो इनका चलता था डिवाइडेशन रूल। दूसरी बात करें, और अफ्रीका में चलता था काले और गोरे लोगों का सिक्का इनका। तो अफ्रीका में तो रंग भेद चला करते थे, और यहां पर जाति है, धर्म के आधार पर बांट दो, जात के आधार पर बांट दो, और यहां पर फूट डाल दो भाई भाई में और चाचा भतीजों में। यह काम करके यहां पर अंग्रेजों ने राज किया है भारत में। तो ऐसे करके इन्होंने दोनों गवर्नमेंट को यहां पर लेटर लिख दिया। लेकिन अंत में क्या होता है कि इस लेटर का और इस पिटीशन का जो महात्मा गांधी जी ने दोनों सरकारों को लिखा, इसका कोई जवाब नहीं आया। यानी आपने प्यार से किसी को प्रपोज किया, आज की भाषा में समझा दूं, आपने किसी से प्यार से कोई बात मनवाने की कोशिश की जो कि गलत थी, लेकिन नहीं, जो कि बात तो सही थी, लेकिन आपने किसी गलत चीज के खिलाफ एक्शन लिया और आपने प्यार से बोला कि भाई इसे रोक दो। जब कोई इंसान नहीं रुकता है और आपको पता है कि वो गलत पर गलत कर रहा है और वो आपके हित में नहीं है, वो आपके लाभ में नहीं है, आपके प्रॉफिट में नहीं है, तो आप एक बार प्यार से बोलोगे, दो बार प्यार से बोलोगे, तीसरी बार। आपको बता दूं मैं, महात्मा गांधी ने कम से कम ऐसे 100,000 याचिकाएं लिखी थी। कितनी? 100,000। एक याचिका नहीं लिखी थी, 100,000 याचिकाओं को लिखने के बाद जब महात्मा गांधी के पेशेंस का जो पुल था वो टूट चुका था, उसके बाद महात्मा गांधी एक्शन में आए, और महात्मा गांधी ने जब इन पत्रों का, इन याचिकाओं का कोई जवाब नहीं मिलने पर सभी भारतीयों को इकट्ठा किया, बोला कि चलो अंग्रेजी सरकार तो नहीं सुन रही है, तुम तो सुन लो। सभी भारतीयों को इकट्ठा करके इन्होंने एक नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया 1906 में। क्या थी? नटाल इंडियन कांग्रेस।
और नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन महात्मा गांधी ने 1906 में किया था, सभी भारतीयों को एक साथ मिलाकर। और साउथ अफ्रीका में एक पत्रिका का उद्घाटन भी किया था, जिसे मैगजीन कहते हैं, और वो मैगजीन थी महात्मा गांधी जी की इंडियन ओपिनियन, जिस पर भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार को लिखा जा सके। और फिर उसे ब्रिटिश सरकार जब पढ़ेगी तो ब्रिटेन सरकार पर एक क्या बनेगा, दबाव बनेगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। चलिए वो भी लिख लेते हैं एक बार हम। तो लिखेंगे इन लेटरों का कोई जवाब नहीं आया, इन याचिकाओं का कोई जवाब नहीं आया। तो लिखें इन पत्रिकाओं का, सॉरी, इन याचिकाओं का, इन याचिकाओं का, इन याचिकाओं का कोई उत्तर या कोई जवाब नहीं आने के कारण, कोई जवाब नहीं आने के कारण, नहीं आने के कारण, नहीं आने के कारण महात्मा गांधी जी ने सभी भारतीयों को मिलाकर, गांधी जी ने सभी भारतीयों को मिलाकर, सभी भारतीयों को मिलाकर, सभी भारतीयों को मिलाकर क्या बना दी, एक संघ बनाया। और उस संघ का नाम क्या है, उस संघ का नाम है नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस। मैं आपको एक चीज बता दूं, नटाल इंडियन कांग्रेस का जो गठन था वो 1906 में हुआ था। और एक बात बता दूं कि महात्मा गांधी जी ने गोरी सरकार के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में 3 संगठन बनाए थे। नटाल इंडियन कांग्रेस पहला, दूसरा है फिनिक्स आश्रम, और तीसरा है टॉलस्टॉय फर्म। एक तो थी टॉलस्टॉय फर्म, दूसरी थी फिनिक्स आश्रम, और पहली थी नटाल इंडियन कांग्रेस। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिख दूं आपके लिए एक बार, यह आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। यहां पर लिख सकते हैं आप एक नोट्स, शायद नोट्स बना के, कि दक्षिण अफ्रीका में संघ का निर्माण, दक्षिण अफ्रीका में संघ का निर्माण, और किसके द्वारा किया गया निर्माण, बाई गांधी, बाई गांधी। किस और कौन कौन से थे वो, देखो पहला था आपका टॉलस्टॉय फर्म, लिख सकते हैं, पहला है टॉलस्टॉय फर्म, सॉरी पहला नहीं, पहला है आपका नटाल इंडियन कांग्रेस। ये लिखें, क्रम से लिखेंगे सभी चीजें। पहली है आपकी नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है संगठन, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात करें, दूसरा संगठन था उनका टॉलस्टॉय फर्म, दूसरा था टॉलस्टॉय फर्म, ठीक है। उसके अलावा तीसरा है फिनिक्स आश्रम। क्या है, फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम एक ये था। यानी टॉलस्टॉय फर्म और फिनिक्स आश्रम जो थे, ये दोनों एक साथ बने थे बच्चों, ये बने थे 1910 में, एक ही साथ बने थे। तो मैं लिख देता हूं 1910 में बने थे ये, और ये बना था आपका 1906 में। चलिए बहुत अच्छे। तो नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1906 में हो गया। और उसी समय एक पत्रिका का उद्घाटन भी किया था, उस पत्रिका का नाम था, लिख दें, कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई जो पत्रिका थी 1906 में नटाल इंडियन कांग्रेस के साथ, ताकि संगठन तो बना देंगे, लेकिन संगठन बनाने के साथ भारतीयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाएंगे कैसे, कैसे पहुंचाएंगे, लिख कर। तो लिख सकते हैं, एक पत्रिका थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। चलिए, ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई थी इंडियन ओपिनियन, हिंदी और इंग्लिश सेम है। चलिए, तो उसके बाद अब जब आपको लगा कि महात्मा गांधी ने संघ बनाना पड़ा, उसके बाद इन्हें एक मैगजीन का उद्घाटन करना पड़ा ताकि अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन इनको लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार पर दबाव इतना बनाने से काम चलेगा नहीं,
इसलिए महात्मा गांधी ने दूसरा उदारवादी चरण प्रारंभ किया और जिसमें उन्होंने सबसे पहली बार क्या किया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए एक कमीशन एक क्वेश्चन दे सकता है। मैं आपको बता दूं, मैं ये क्वेश्चन दे देता हूं, पहले वो दे या ना दे मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था। मैं आपसे यह पूछता हूं, बताइए। कभी किसी को लगता है कि सर भारत में ही हुआ? नहीं, भारत में से पहले अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग हो चुका था। और मैं आपको बता दूं 1906 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह अहिंसा का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? सत्याग्रह अहिंसा का प्रयोग किया था पहली बार। और महात्मा गांधी जी के जीवन में ऐसा बताया जाता है, बताया नहीं बिल्कुल प्रमाणित है, महात्मा गांधी जी ने खुद कहा है कि मैं नेपाल की यात्रा कर रहा था उस समय, जिस समय मुझे एक किताब मिली और उस किताब के राइटर का नाम था हेनरी डेविड थोरो। एक अमेरिकन किताब थी, अमेरिकन राइटर थे हेनरी डेविड थोरो। उनकी किताब थी ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडेंस, ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडेंस। उसमें सत्याग्रह शब्द लिखा हुआ था। और सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं सत्ता की राह पर चलना, ये नहीं होता, क्योंकि एक लीडर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सत्याग्रह का मतलब बताया है कि सत्ता की राह पर चलना। महात्मा गांधी ये कहते हैं। अरे ये नहीं कहते महात्मा गांधी जी, सत्याग्रह का मतलब ही नहीं पता। बताओ यार, मतलब बड़ा ही अफसोस होता है मुझे, तो मुझे नॉलेज पर अफसोस होता है। उनकी पोजीशन क्या है आई डोंट नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी की सोच को बस हाँ चुनौती दे सकता हूं कि सत्याग्रह का मतलब महात्मा गांधी जी ने सत्ता की राह पर चलना नहीं बताया था। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का मतलब हेनरी डेविड थोरो, एक अमेरिकन राइटर की किताब थी ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडेंस, उसमें ये पढ़ा था शब्द सत्याग्रह। जब वो नेपाल की यात्रा करते समय उस किताब को पढ़ रहे थे, उसमें सत्याग्रह शब्द लिया था। और सत्याग्रह और अहिंसा ये वहीं से लिया गया है, समझे। और सत्याग्रह का मतलब उस किताब में क्या लिखा हुआ है और जो महात्मा गांधी ने माना वो क्या माना? वो माना कि भलाई, कि भले लोगों के साथ भलाई करना और बुरे लोगों के साथ उनका विरोध करना, यही सत्याग्रह का मतलब है, यानी सत्य की राह पर चलना। बस दैट्स इट, इज नॉट असत्ता की राह पर चलना, बल्कि सत्य की राह पर चलना और सत्य को ही अपना मार्गदर्शक, अपना मेंटर बना लेना ही सत्याग्रह है। तो लिख सकते हैं आप। अब यहां पर मैं दूसरे उदारवादी चरण की बात करूंगा, जिसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और सत्याग्रह के शब्द से वो कहां से इंस्पायर्ड हुए थे? एक अमेरिकन राइटर की किताब थी हेनरी डेविड थोरो, ये भी मैं लिख दूंगा। तो आप लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का, चलिए तो लिख सकते हैं कि गांधी का दूसरा उदारवादी चरण, गांधी का दूसरा उदारवादी चरण, और दूसरा उदारवादी चरण प्रारंभ होता है 1906 से लेके 1914 तक। ठीक है, तो पहला चरण था 1894 से लेके 1906 तक, लगभग 10 साल का रहा इनका दोनों चरण। चलिए, तो गांधी जी ने 20 साल संघर्ष किया है, कहां पर? अफ्रीका में, लगभग 20 से 18 साल संघर्ष किया है। तो दूसरे उदारवादी चरण में तो लिखेंगे कि गांधी जी ने दूसरे उदारवादी चरण में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार 1906 में, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार और जिंदगी में पहली बार सत्याग्रह अहिंसा का प्रयोग किया। और जो सत्याग्रह अहिंसा का जो शब्द था वो कहां से इंस्पायर्ड है? वो हमारे अमेरिकन राइटर थे, यानी लिख सकते हैं कि इंस्पायर्ड बाई अमेरिकन राइटर, उनका नाम क्या है? हेनरी डेविड थोरो।
और हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक है जिसका नाम है ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडेंस। ठीक है, ये किताब थी इनकी, और इस किताब के राइटर कौन थे, कहां के राइटर थे, सभी को पता है, और इसका नाम मैं लिख दिया है। तो गांधी जी सत्याग्रह और अहिंसा को लेकर यहीं से इंस्पायर्ड थे, और यहीं से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार 1906 में क्या कर दिया, सत्याग्रह अहिंसा का प्रयोग कर दिया। पर सर सत्याग्रह अहिंसा का प्रयोग उन्होंने किया तो किया, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन यह बताइए सर कि कैसे किया, क्या करके किया, मतलब व्हाट टू डू, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि यह काम हो गया। चलिए, तो इसके लिए देखो अब क्या था, चलो रंगभेद की नीति अंग्रेजी सरकार काम कर रही थी, मैं मानता हूं रंगभेद की नीति, उसके खिलाफ तो महात्मा गांधी जी हमेशा ही थे। लेकिन अब साहब क्या था कि अंग्रेजी सरकार ने 1906 में एक ऐसा कानून बनाया जिसकी सारी सीमाएं अंग्रेजी सरकार ने पार कर दी, और उसे कहते हैं, उस कानून को कहते हैं पंजीकरण अधिनियम। इस पंजीकरण अधिनियम यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्ट ऑफ 1906 मेकिंग बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन जो एक्ट 1906 था, इसमें यह लिखा हुआ था कि, क्या लिखा हुआ था कि यानी कुल मिला के भारतीयों को, यहां की महिलाओं यहां की महिलाओं को, यानी यहां की जो भारतीय महिलाएं, उनको यहां पर शादी करनी होगी पुरुषों से, और यहीं का रहना पड़ेगा। यानी ये कैसा है, और सबसे बड़ी बात, विवाह तो ठीक है, लेकिन इस पर 3 पॉइंट से ज्यादा का कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। इकरारनामा हुआ करता था एक, जो विवाह को लेकर था, यानी भारतीय अपनी मर्जी से कभी विवाह नहीं कर सकते थे, और जब विवाह करते तो 3 पॉइंट का टैक्स देते। ये बात, इसे कहते हैं इकरारनामा। जी, आप किसी से इकरार करते नहीं करते, यार करते तो होंगे, ऐसी बात हो ही नहीं सकता यार, आप इकरार नहीं करते हो किसी से, हैं? और जब दिल्ली में रहते हो, कहीं महान मेट्रो सिटी में रहते हो, तो इकरार तो डेली होता है। आप भी तो इकरार करते हो ना रात की चैटिंग्स पे, हैं? तो वही, ये इकरारनामा बहुत भारी पड़ जाता है बेटा, बाद में ध्यान रखना इस बात को। तो इकरारनामा सोच समझ के करना, किसी से करो तो। हाँ, लेकिन इस इकरारनामे का इलाज तो हमारे पास है। चलिए, तो इसकी बात कर लेते हैं पहले। तो सबसे बड़ी बात थी कि एक 1906 में एक्ट बनाया था, 1906 में जो एक्ट बनाया गया था, जिसका नाम था पंजीकरण, आप लिख सकते हैं पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिनियम, पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिनियम, प्रमाण पत्र अधिनियम। और यह किसके द्वारा बनाया गया अधिनियम, यह अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाया गया, यह गोरी सरकार द्वारा बनाया गया, गोरी गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। देखो किताबों में अंग्रेजी सरकार है, लेकिन मैं इसको गोरी सरकार बोलता हूं, गोरी सरकार द्वारा बनाया गया। ठीक है, बनाया गया, जिसका महात्मा गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन करके, लिखेंगे जिसमें महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया, जिसमें गांधी जी ने इसका विरोध करके, गांधी जी ने इसका विरोध करके, गांधी जी ने इसका विरोध करके, इसका विरोध करके क्या कर दिया, एक अहिंसात्मक, लिखेंगे एक अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया, प्रतिरोध सभा का गठन किया। और प्रतिरोध सभा का गठन करके उन्होंने सत्याग्रह अहिंसा का प्रयोग किया, करके उन्होंने सत्याग्रह अहिंसा का प्रयोग किया, अहिंसा का प्रयोग किया। अब आपको बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी उन्होंने सत्याग्रह अहिंसा का प्रयोग कर दिया, यहां किया। तो सबसे बड़ी बात है कि सर अहिंसात्मक जो प्रतिरोध सभा थी, यहां पर एक बार आप मुझे डिनोट करके बताओ। ठीक है भाई, ये भी कर देते हैं, यहां पर किया था। और ये सत्याग्रह अहिंसा 1906 में प्रयोग किया गया था।
तो सबसे बड़ी बात है कि 1906 में अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन करके सत्याग्रह अहिंसा का प्रयोग किया, जो महात्मा गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह और साउथ अफ्रीका का पहला सत्याग्रह यही था उनका। ठीक है, ओके। लेकिन अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा के गठन करने के बाद उन्होंने इसके ही फलस्वरूप, इसके ही परिणाम में, इसके ही रिजल्ट में एक फर्म बनाई जिसका नाम था टॉलस्टॉय फर्म। क्या बनाई? टॉलस्टॉय फर्म बना दी। और टॉलस्टॉय फर्म का गठन 1910 में किया था। और ये टॉलस्टॉय फर्म में पता है भारतीयों को इकट्ठा किया गया, सभी भारतीयों को मिला लिया गया। लेकिन बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने जब टॉलस्टॉय फर्म का गठन किया था ना, जब सारे भारतीयों को मिला लिया, अब भाई सारे भारतीयों को आप एक साथ संगठन बना लोगे तो सारे संगठन में जितने भी लोग हैं उनको खाना पीना देना पड़ेगा। तो जो भारतीय लोगों को गांधी जी ने इकट्ठा किया था ना, उनको खाना पिलाने के लिए पैसे कम पड़ गए थे गांधी जी के पास। तो इनके एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था, क्या था, एक जर्मन मित्र हुआ करते थे जो शिल्पकार थे, जिनका नाम था कालिन वाक। उस कालिन वाक ने टॉलस्टॉय फर्म में पैसे पहुंचाए महात्मा गांधी को कि आप अपने संगठन को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, क्योंकि विरोध करने के लिए पेट भरा होना चाहिए। एक किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी बात कही, वो बोलते हैं कि विचारों को आना, विचारों को लाने के लिए और विरोध करने के लिए आपका पेट भरा होना चाहिए। तो इसलिए ये कहावत यहां पर सूट बैठती है। तो टॉलस्टॉय फर्म, और टॉलस्टॉय फर्म सभी भारतीयों को मिलाकर बनाया गया था, सभी भारतीयों को मिलाकर बनाया गया, सभी भारतीयों को मिलाकर बनाया गया, मिलाकर बनाया गया। तो मैं आपको इतना बात बता देना चाहता हूं कि टॉलस्टॉय फर्म में जो आर्थिक जो स्थिति थी वो इतनी ठीक नहीं थी, क्योंकि गांधी जी को यह चिंता थी कि मैंने सभी भारतीयों को मिला तो लिया है, लेकिन मैं इनको खाना पीना खिलाऊंगा कैसे। और टॉलस्टॉय फर्म जो है वो इंस्पायर्ड है किससे? ये जो इंस्पायर्ड है वो किससे है? इंस्पायर्ड बाय, आप लिख सकते हैं इंस्पायर्ड बाय एक जर्मनी के मित्र हुआ करते थे, इनके जर्मन मित्र थे जिनका नाम है, वो एक शिल्पकार थे, चित्रकारी करते थे, शिल्पकारी। तो शिल्पकारी थे और उनका नाम है कॉलिन वाक। देखो मित्र हो तो ऐसे। चलिए, तो टॉलस्टॉय फर्म, और यहां तक आप समझ गए हैं। और टॉलस्टॉय फर्म के साथ ही एक फिनिक्स आश्रम का भी गठन किया था। क्या किया था? फिनिक्स आश्रम का भी गठन किया था इन्होंने, फिनिक्स आश्रम का भी गठन किया था। और यह गठन भी 1910 में ही किया गया था। समझे आप? तो यहां तक आप समझ चुके हैं ना? कोई दिक्कत कहीं किसी को, कोई परेशानी कि मेरे एक्सप्लेनेशन ठीक है, बिल्कुल सब हायरार्की से चल रहा है, कहीं ऊपर नीचे नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो, यानी कुल मिला के, लेकिन आपको बता दूं, जब फिनिक्स आश्रम बनाया, टॉलस्टॉय फर्म बनाया, सत्याग्रह अहिंसा छेड़ दिया, अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा बना दी, आपको बता दूं मैं, इस होने के बावजूद लास्ट में समझौता होता है। और उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड होर्डिंग। लॉर्ड होर्डिंग, गांधी जी और गोपाल कृष्ण गोखले ने, तीनों ने मिलकर एक समझौता किया और इस 1906 के पंजीकरण अधिनियम को समाप्त किया और 3 पौंड लगाने वाले कर की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं एक निष्कर्ष के तौर पर, एक कंक्लूजन के तौर पर, निष्कर्ष क्या है इसका? तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि गांधी जी ने क्या किया। आपको पता है कि 1910 में विरोध के बाद, 1910 में विरोध के बाद गांधी जी प्लस गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले और प्लस लॉर्ड होर्डिंग जो भारत का वायसराय था उस समय, तो लॉर्ड होर्डिंग ने एक समझौते के अनुरूप एक एग्रीमेंट में 1906 के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेटर एक्ट को खत्म किया, यानी शॉर्ट लिख देते हैं, पंजीकरण अधिनियम को खत्म किया। पंजीकरण अधिनियम को समाप्त किया और प्लस में क्या किया? 3 पौंड के कर को, 3 पौंड के
कर को भी समाप्त कर दिया, कर को भी समाप्त किया। तो महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में यह जीत एक महान जीत साबित हुई और बहुत ही अच्छा लगा। यहां तक गांधी जी को हम लाए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का जो भी कार्य थे वो मैं सब कुछ बताया आपको, चाहे शुरू से लेके जन्म से लेके सारी कुछ बातें बताई। लेकिन अब गांधी जी का भारत आना बाकी है, क्योंकि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 18 से 19 साल बिता चुके हैं। वो आप सोचिए 1851 में से रह रहे हैं वो दक्षिण अफ्रीका में, 1915 आ गया भाई साहब, 14 आ गया, अब तो उनका भारत आना बनता है। चलिए, लेकिन गांधी जी को भारत लाने का कार्य हम अगले पार्ट में करेंगे। और यहां तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक कैसा लगा सारे कंपटीशन की दृष्टि से? देखो सारे सन सब कुछ दिखाया जा रहा है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इधर चल रहा है कोई टॉपिक इधर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब हायरार्की से चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल डिनोट करके बताया जा रहा है और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको बोल के भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में गांधी जी के भारत आगमन के साथ। नमस्कार सभी को।